1879 के वसंत के मौसम में एक आदमी अपने गांव में वापस आता है। वो 3 महीने पहले अपने परिवार के साथ जंगल में गया था। जब वो लौटा तो उसने बताया कि उसके परिवार के बाकी मेंबर्स सर्दियों में भूख से मर गए और वो बहुत मुश्किल से बच पाया है। उन इलाकों में बहुत ही कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं और पहले भी कई लोगों की जान ले चुकी हैं। लेकिन लोगों को उसकी बातों पर शक होने लगा, क्योंकि जो इंसान यह कह रहा था कि वो लगभग भूख से मर ही गया था, वो दिखने में काफी अच्छे हाल में लग रहा था। इसलिए पुलिस ने इस मामले में दखल दिया और जो कहानी सामने आई उसने लोगों को चैन से सोने नहीं दिया। यह कहानी है स्विफ्ट रनर की। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस इलाके में कई जनजातियां थीं जो पिछले 10,000 सालों से यहां रह रही हैं। ऐसी ही एक जनजाति थी जिसका नाम था क्री, और इसके लोग जंगल में रहने और शिकार करने में माहिर थे। 1750 के दशक तक यूरोपियंस व्यापारी यहां आने लगे और वो लोग यहां के लोगों से जानवरों की खाल खरीद कर ले जाते और बदले में हथियार, शराब, धातु के औजार और कपड़े देते थे। कुछ सालों में यहाँ चर्च वाले भी आने लगे, जो स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश करते थे। बाद में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ने इस क्षेत्र पर दावा करना शुरू कर दिया और हडसन्स बे कंपनी जैसी कंपनियां बनी जो व्यापार और शासन दोनों चलाती थीं। उत्तरी अमेरिका के कई दूसरे हिस्सों की तरह इस क्षेत्र में भी मिशनरियों और गोरे लोगों के बस जाने से वहां तनाव पैदा होने लगा था। वो लोग वहां की जमीनों पर कब्जा करने लगे और स्थानीय लोगों को वहां से हटाने की कोशिशें करने लगे। इसी माहौल में हमें मिलता है एक क्री जनजाति का शिकारी जिसका नाम था स्विफ्ट रनर। स्विफ्ट रनर का जन्म लगभग 1839 के आसपास हुआ था। वह फोर्ट सैस्कैचुअन बस्ती में जाना पहचाना इंसान था। उसका जीवन काफी नॉर्मल था। उसकी एक पत्नी और 6 बच्चे थे। वो 6 फीट से ज्यादा लंबा था, जिससे वो दिखने में काफी प्रभावशाली लगता था। लेकिन सभी के अनुसार वो काफी शांत स्वभाव का और लोगों के बीच लोकप्रिय था, खासकर हडसन बे कंपनी के व्यापारियों के बीच जिनके साथ वो काम करता था। बचपन से शिकार करना सीख लेने के कारण स्विफ्ट रनर अच्छा शिकारी बन चुका था और इससे उसकी अच्छी कमाई भी होती थी। वह शांत मिजाज और भरोसेमंद माना जाता था। उसकी इसी इमेज ने उसे नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस का गाइड बनने में मदद की, जहां से उसकी जिंदगी ने एक दूसरा मोड़ ले लिया। 1873 में कनाडा की सरकार ने नॉर्थ वेस्ट क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस की स्थापना की थी। शुरू में उनका मुख्य उद्देश्य अवैध शराब के व्यापार को रोकना था, क्योंकि यहाँ शराब को इलीगल तरीके से दवाई बताकर भोले भाले लोकल्स को सप्लाई किया जा रहा था, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। पुलिस ने महसूस किया कि आसपास की ट्राइब्स के लोग इस इलाके के जंगल और पहाड़ियों को उनसे बेहतर जानते हैं। इसलिए उन्होंने क्री जनजाति से पूछा कि क्या कोई उनके लिए गाइड बनना चाहेगा। चूंकि स्विफ्ट रनर सबसे भरोसेमंद आदमी था, शिकार में माहिर था और उसे इलाके की जानकारी थी, तो क्री लोगों ने उसका नाम सजेस्ट किया। जब उसे पूछा गया तो उसने तुरंत हाँ कर दी। दुर्भाग्य से यह उसके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। वो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने लगा और इसी नौकरी में अंग्रेजों ने उसे शराब पिलाना सिखा दिया। धीरे धीरे स्विफ्ट रनर को शराब की लत लग गई और वो उसकी जिंदगी पर हावी हो गई। शराब पीने के बाद उसका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता था। जो पहले शांत और भरोसेमंद माना जाता था, अब वह हिंसक और झगड़ालू बन गया था। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में डर का कारण बन गया, यहां तक कि पुलिस वाले भी उससे दूरी बनाने लगे। उसकी हिंसा इतनी बढ़ गई कि उसे पुलिस के गाइड की नौकरी से निकाल दिया गया और वापस अपने कबीले में भेज दिया गया। लेकिन उसकी शराब की लत और भी बिगड़ती चली गई। अब वो अपने कबीले में भी उतनी ही मुसीबत पैदा कर रहा था जितनी पहले पुलिस के लिए कर चुका था। कहा जाता है कि एक बार उसने क्रिसमस वाले दिन एक व्यापारी की हत्या करने की कोशिश की। उसे गिरफ्तार किया गया और तब तक हिरासत में रखा गया जब तक वो होश में नहीं आया। जब वो घर लौटा तब तक उसके कबीले वालों ने तय कर लिया था कि अब वो उसे और नहीं झेल सकते। वो उसके व्यवहार से पूरी तरह तंग आ चुके थे। उन्होंने उसे कबीले से बाहर कर दिया और कहा कि कड़क ठंड पड़ने पर जब वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट होंगे
तो स्विफ्ट रनर उनके साथ नहीं आ सकता, लेकिन उसका परिवार अगर चाहे तो वो उनके साथ आ सकता है। पर इसका भी स्विफ्ट रनर पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उसका व्यवहार जस का तस रहा। इसीलिए कबीले वालों ने उसे पूरी तरह से बाहर कर दिया। इसके बाद स्विफ्ट रनर अपने बीवी, बच्चों, मां और भाई को लेकर जंगल की ओर चला गया ताकि सर्दियां वहीं बिता सके। फिर पूरी सर्दी तक उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर 3 महीने बाद 1879 की वसंत के मौसम में स्विफ्ट रनर अचानक मैनोवान झील के पास स्थित अपने कबीले के शिविर में वापस आया। जब उससे पूछा गया कि उसकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं, तो उसने बताया कि उसका पूरा परिवार मर चुका है। उसने कहा कि वो लोग ठंड के मौसम में भोजन नहीं ढूंढ पाए और भूख से मर गए। उसने ये भी बताया कि वो भी बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाया है। बाद में स्विफ्ट रनर ने यही कहानी सेंट अल्बर्ट मिशन के पादरी को भी सुनाई। यह कहानी सुनने वालों को असंभव नहीं लगी। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं। उस इलाके में ठंड बहुत ही हाश पड़ती है और पहले भी कई लोगों की जान ले चुकी थी। लेकिन फिर भी इस कहानी में कुछ ऐसी बातें थीं जो लोगों को काफी अजीब लगी। पहली बात, स्विफ्ट रनर देखने में ऐसा आदमी नहीं लग रहा था जो भूखा रहा हो। वो काफी अच्छी हालत में था। दूसरी बात, वो चर्च में रह रहे अनाथ बच्चों में काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था। ये वो बच्चे थे जो 2 साल पहले फैली चेचक की महामारी में अपने माता पिता को खो चुके थे। स्विफ्ट रनर उन बच्चों को जंगल में अपने शिविर की कहानियां सुनाने लगा। ये बात बड़ों को काफी अजीब लगी, क्योंकि उसी जंगल में उसका सारा परिवार भूख से मरा था। उसने उन्हें ये तक कहा कि वो बच्चों को अपने शिविर घुमाने ले जाना चाहता है, लेकिन चर्च वालों ने उसे ये करने की परमिशन नहीं दी। तीसरी बात, स्विफ्ट रनर ने दावा किया कि उसे बहुत डरावने और अजीब सपने आते हैं। ये सपने इतने विचित्र थे कि जिन्होंने भी सुना वो काफी चिंता में आ गया। इन सब बातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसके परिवार के साथ कुछ डरावना हुआ है। धीरे धीरे चिंता शक में बदल गई, इसलिए पुलिस को बुलाया गया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर फोर्ट सास्केचुआन ले गई। पूछताछ में उसने वही कहानी दोहराई कि उसका परिवार भूख से मर गया और उसने मुश्किल से खुद को बचाया है। लेकिन पुलिस को भी बाकी लोगों की तरह शक हुआ। अंत में उन्होंने कहा कि अगर वो सच बोल रहा है तो उसे उन्हें उसी जगह पर ले जाना होगा जहां उसका परिवार मरा था। अब जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो स्विफ्ट रनर ने हामी भर दी। पुलिस के 3 लोगों की टीम उसके साथ जंगल गई। लगभग 50-60 किलोमीटर चलने के बाद पुलिस को लगने लगा कि स्विफ्ट रनर जानबूझकर उन्हें इधर उधर भटका रहा है। इसलिए सच उगलवाने के लिए उन्होंने अपना प्लान बदला। उन्होंने स्विफ्ट रनर को शराब पिलाई और उससे वादा लिया कि अगली सुबह वो उन्हें सही जगह पर ले जाएगा। सुबह जब वो फिर से चले तब भी स्विफ्ट रनर नशे में ही था। अब वो पुलिस वालों को एक घने जंगल की ओर ले गया। जब वो लोग उस जगह के पास पहुंचे तो स्विफ्ट रनर अचानक रुका, सिर पीछे झुकाया और भेड़िए जैसी आवाज निकाली। यह देख पुलिस वालों को काफी अजीब लगा। उस जगह पर पहुंचते ही उन्होंने आसपास के इलाके में तलाशी शुरू कर दी। ज्यादा देर नहीं लगी और उन्हें वो शिविर मिल गया। उन्हें एक हिरण की खाल से बना टेंट मिला जो एक पेड़ की टहनी पर ठीक से लटकाया गया था। यह देखकर पुलिस को शक और बढ़ गया, क्योंकि स्विफ्ट रनर ने कहा था कि उसने भूख से बचने के लिए अपना टेंट भी उबालकर खा लिया था। लेकिन यह टेंट तो पूरी तरह सुरक्षित था। आगे उन्हें कुछ पुराने शिकार के जाल मिले और फिर उन्हें एक पुरानी जलाई गई आग की राख मिली, जहां उन्होंने सबसे डरावना नजारा देखा। शिविर के चारों तरफ इंसानों की हड्डियों के ढेर फैले हुए थे। ये हड्डियां उबली हुई लग रही थीं और उन पर इंसानी दांतों के निशान भी थे। कई हड्डियों को बीच से तोड़कर उनके अंदर के सॉफ्ट हिस्सों को निकाला गया था। वहां टोटल 8 खोपड़ियां मिली, साथ ही बाल और कपड़े भी जिनको उबाला गया था। कुछ खोपड़ियां तो कुल्हाड़ी से फोड़ी गई थीं, मानो किसी ने उनके दिमाग निकालने की कोशिश की हो। उस पुरानी राख के भीतर सड़ी गली और अधा जली पेट की आंतड़ियों का ढेर पड़ा था और जांच करने पर आसपास के पेड़ों पर चिकने हाथों के निशान भी लगे हुए थे। जब स्विफ्ट रनर से इस बारे में सख्ती से पूछा गया तो उसने फिर से कहानी थोड़ी बदल दी कि शुरू में उसका भाई और मां जंगल में खाना ढूंढने गए और फिर कभी वापस नहीं आए।
बाद में उसके एक बच्चे की भूख से मौत हो गई। फिर कुछ दिन बाद उसके 2 बच्चे और मर गए, जिससे उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई और उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसने माना कि उसने उनकी बॉडीज को खाया था, लेकिन ये सब उसने सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया, और वो भी उनके मरने के बाद। पर वो पुलिस को ये नहीं समझा पाया कि ये बाकी खोपड़ियां किसकी थीं। पुलिस ने उस लोकेशन से वो खोपड़ियां और बाकी सबूत कलेक्ट किए और आगे की इंटरोगेशन के लिए उसे वापस फोर्ट सस्कैचुअन ले आई। एक कमरे में उसके सामने उन खोपड़ियों को रखा गया और फिर से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने फिर से काफी शांत तरीके से पुलिस को वहीं भूख से मर जाने वाली स्टोरी सुनाई। उसके चेहरे पर कोई डर या पछतावा नहीं था। पर जैसे जैसे इंटरोगेशन बढ़ी, स्विफ्ट रनर टूटने लगा। इसके बाद उसने जो सच बताया, उसने लोगों की रातों की नींद छीन ली। स्विफ्ट रनर ने यह बात कबूली की। उसने अपनी बीवी और 5 बच्चों को खाया है, पर उसके सबसे बड़े बेटे की मौत भूख से ही हुई थी। पर उसे ये नहीं पता ये बाकी की 2 खोपड़ियां किसकी हैं। वो ये नहीं जानता कि उसका भाई और मां कहां हैं और उनके साथ क्या हुआ। उसका कहना था कि वो लोग इस घटना से पहले ही उनसे बिछड़ गए थे। जब उसे इन खोपड़ियों को पहचानने के लिए कहा गया, तब उसने एक खोपड़ी को उठाया और हंसते हुए कहा कि ये मेरी बीवी की है। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। स्विफ्ट रनर के अनुसार वो लोग फरवरी तक सही से जी रहे थे, क्योंकि वो रोजाना कोई ना कोई शिकार कर उनका पेट भर रहा था। पर एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गया, जिससे वो शिकार पर नहीं जा सका। बाकी लोग खाने की तलाश में जाते थे, पर उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगता। इसलिए उसकी फैमिली को अपने ही कुत्तों को मारकर खाना पड़ा। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, तो स्विफ्ट रनर ने आबास्का नदी के पास अंग्रेजों की एक पोस्ट तक यात्रा की, जहां से वो कुछ खाने का सामान लाया। लेकिन ये बहुत कम था और ज्यादा दिन नहीं चला। थोड़े ही दिन में वो लोग भूख से तड़पने लगे। तब उसके भाई ने अपनी मां के साथ यह सोचकर वहां से निकलने का फैसला किया कि शायद वे कहीं शिकार ढूंढ पाए, पर वो लोग कभी लौट कर नहीं आए। अब स्विफ्ट रनर अपने परिवार के साथ अकेला रह गया था। कई दिन बिना खाए बीत गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो बच्चों को लेकर उनको ढूंढने की कोशिश करे। उसका मानना था कि अगर वह अकेला रहेगा तो उसके बचने की संभावना ज्यादा होगी। परिवार के बाकी सदस्य इस पर सहमत हो गए और चले गए। सिर्फ उसका 10 साल का बेटा उसके साथ रह गया, जिसने जाने से मना कर दिया। वो अपने पापा के साथ रहना चाहता था। इसके बाद कई और दिन उन्हें बिना खाए पिए बिना रहना पड़ा। स्विफ्ट रनर भूख से लगभग पागल हो गया था। एक सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका बेटा सोया हुआ है और उसने एक फैसला लिया। उसने अपनी बंदूक उठाई और बेटे के सिर में गोली मार दी। फिर चाकू लेकर उसने उसे 2 बार उसके शरीर में घोंपा। फिर भी किसी तरह वह लड़का अब भी जिंदा था। इसके बाद स्विफ्ट रनर ने एक लकड़ी का डंडा उठाया और अपने बेटे की जान ले ली। इसके बाद कई दिनों तक उसने अपने बेटे का मांस खाकर खुद को जिंदा रखा। कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी और बाकी बच्चों से फिर मिला। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है, तो उसने कहा कि वो भूख से मर गया। लेकिन उसे ऐसा लगा कि शायद वो लोग उसकी इस बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। परिवार से दोबारा मिलने के 3 दिन बाद उसका सबसे बड़ा बेटा भूख से मर गया। उन्होंने एक कब्र खोदी और उसे दफना दिया। फिर उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने तंबू, जूतों और भैंसे की खाल के टुकड़ों को उबालकर खाने की कोशिश की। स्विफ्ट रनर के अनुसार उसके परिवार के मन से ये डर नहीं जा रहा था कि उसने ही अपने 10 साल के बेटे को मारा है। उसे जल्द ही यह एहसास हुआ कि उसका परिवार उसे फिर से छोड़ने की योजना बना रहा है। इस बात से वो गुस्से से भर गया। एक सुबह वो जल्दी उठा। उसने अपनी बंदूक उठाई और अपनी पत्नी के सीने में गोली मार दी। इसके बाद उसने एक कुल्हाड़ी लेकर अपनी 3 बेटियों को मार डाला। अब सिर्फ उसका 7 साल का बेटा बचा था, जो ये सब डर कर देख रहा था। स्विफ्ट रनर ने उससे ये कहा कि वो बर्फ लेकर लाए ताकि पीने का पानी मिल सके। वो लड़का डरते हुए बर्फ लेने चला गया। इसके बाद वे 7 से 8 दिन तक मरे हुए लोगों का मांस खाकर जिंदा रहे। अब धीरे धीरे बसंत आने लगा था। बर्फ पिघलने लगी थी और प्रवासी पक्षी वापस आने लगे थे। अब उन्हें खाने के लिए भी शिकार मिलने लगे थे। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उन्हें जल्द ही बस्ती की ओर लौटना होगा।
स्विफ्ट रनर ने अपने बेटे से कहा कि लोग उसे एक हत्यारे की तरह देखेंगे, पर तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। पर यह बात झूठ थी। वो लोग वापस अपनी बस्ती की तरफ लौटने लगे। एक दिन जब वो एग लेक के पास पहुंच रहे थे, जहां उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे, स्विफ्ट रनर ने अपने बेटे से कहा कि वो कुछ लकड़ियां उठाकर लाए। जब बच्चा गया तो स्विफ्ट रनर ने अपनी बंदूक उठाई और अपने आखिरी बच्चे की भी हत्या कर दी और फिर उसका मांस खा लिया। स्विफ्ट रनर ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उसने अपनी मां या अपने भाई को मारा था, बल्कि वो यही कहता रहा कि वो चले गए थे। लेकिन कैंप साइट पर जितनी खोपड़ियां मिली, उससे यह साफ था कि उसने उन्हें भी मारा और खा लिया था। उसका कहना था कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि वेंडिगो ने उससे ये सब करवाया है। वेंडिगो एक बुरी आत्मा है जिसका जिक्र जंगलों में रहने वाली क्री, ओजिबवे और अल्गोंक्विन जैसी आदिवासी जनजातियों में काफी किया जाता है। कहते हैं कि वो इंसान के अंदर घुसकर उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके कब्जे में आने वाले आदमी को भयानक भूख महसूस होती है और इंसानों का मांस खाने की तेज ललक जाग उठती है। वेंडिगो देखने में बहुत लंबा और पतला होता है, जैसे कि उसकी हड्डियां चमड़ी को चीरकर बाहर निकल रही हों। उसकी त्वचा राख जैसी भूरी या भूरे सलेटी रंग की होती है। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा जानवर जैसा होता है। कुछ कहानियों में उसका सिर हिरन जैसा बताया गया है, जो जंगल में घूमकर लोगों को शिकार बनाता है। स्विफ्ट रनर का कहना था यही वेंडिगो उसके सपनों में हर रोज आया करता था और उसे सबको मारकर खाने के लिए उकसाता था। पर अंग्रेज इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उस पर अपने परिवार की हत्या का मुकदमा 1879 की गर्मियों में चला। झूरी में 3 अंग्रेजी बोलने वाले क्री कबीले के लोग थे। 3 गोरे लोग जो क्री भाषा जानते थे और एक क्री आदमी था जो झूरी की कार्यवाही का ट्रांसलेशन कर उसे बता रहा था, ताकि स्विफ्ट रनर को यह पता चलता रहे कि क्या कहा जा रहा है। स्विफ्ट रनर पूरे समय शांत रहा और उसने अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहा, सिवाय इसके कि उस पर वेंडिगो हावी हो गया था, जिसने उससे ये सब करवाया। 8 अगस्त 1879 को स्विफ्ट रनर को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी उसी साल 20 दिसंबर को दी जानी थी। यह कनाडा के नॉर्थ वेस्ट इलाके में दी गई पहली कानूनी फांसी थी। तब तक उसे जेल की एक कोठरी में रखा गया, जहां पर वो पुलिस वालों को लगातार घूरते रहता। अपनी जेल के दौरान उसने चर्च के फादर हिप्पोलित लेदुक को उस घटना के बारे में और कई जानकारी दी। उसने ये भी बताया कि उसने अपने आखिरी बेटे को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे डर था कि वो जरूर इन हत्याओं के बारे में किसी को बता सकता है। उसने अपने बुरे सपनों और वेंडिगो के उस पर हावी होने के बारे में भी काफी जिक्र किया। उसने ये मान लिया था कि जो उसने बुरे काम किए हैं उसके लिए वो फांसी डिजर्व करता है। आखिरकार 20 दिसंबर की सर्द सुबह आई। नॉर्थ सस्केचेवान नदी मोटी बर्फ की चादर से ढकी थी। तेज ठंड में तापमान -40 डिग्री तक गिर गया था। हर चीज जम चुकी थी। वहां लगभग 60 क्री कबीले के लोग और 20 पुलिस वाले फांसी देखने आए थे। इनमें से ज्यादातर ने पहले कभी फांसी नहीं देखी थी और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होगा। माहौल काफी टेंस था। हर कोई ठंड से ठिठुर रहा था, पर स्विफ्ट रनर शांति से खड़ा था। शेरिफ मौसम की वजह से देरी से पहुंचा, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। यहां तक कि जिस व्यक्ति को फांसी देनी थी वो भी एक रिटायर्ड पुलिस अफसर था और वो भी इस पूरी प्रोसेस को लेकर नर्वस था। फांसी देने से पहले पादरी के कहने पर उसे भीड़ के सामने बोलने का मौका दिया गया, जिस पर उसने माउंटेड पुलिस का कैद के दौरान के अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद दिया और अपने कर्मों पर पछतावा भी जताया। इसके बाद वह जल्लाद की ओर मुड़ा और उससे गुस्से में कहा कि इतनी ठंड में उसे इतना इंतजार क्यों कराया। उसके चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं दिख रहा था, बल्कि जब तक शेरिफ नहीं आए थे वो और बाकी लोग आग के पास खड़े होकर हाथ सेक रहे थे। वो तब भी काफी हंसी मजाक कर रहा था। उसने ये भी कहा कि फांसी की क्या जरूरत है, मैं खुद को कुल्हाड़ी से मार लेता हूं। अंत में स्विफ्ट रनर को फांसी दे दी गई और उसके शरीर को वहीं आसपास ही दबा दिया गया। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या सच में उस पर किसी भूत का साया था या वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त था, पर यह बात सच थी कि वो कई सालों से बुरे सपनों से परेशान था और बाद में वो शराब पीने लगा
तो उसकी हालत और खराब हो गई। एक न्यूज़पेपर ने यह भी लिखा कि अंग्रेजों से उसकी दोस्ती ने उसे बिगाड़ा था। चाहे वजह कुछ भी हो, निर्दोष लोग मारे गए थे और यह एक भयानक अपराध था जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये थी आज की एक और सच्ची कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको और कौन कौन सी कहानियां सुननी है कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए अलविदा। मैं आपका साथी नकाबपोश।